गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। आज हम लोग बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ लिया था बेटा। क्लास 12 का है, हिंदी मीडियम का है। जो बच्चे आरबीएससी के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, उनके लिए है ये बेटा, ठीक है ना। कॉमनली हिंदी मीडियम में आप लोग जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बात करें हम लोग आज, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है निषेचन, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन। ओके, अब निषेचन के बारे में हालांकि आप लोग 10th क्लास तक पढ़ते हुए आए हैं कि निषेचन है क्या। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, निषेचन जो है वो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्या है, फ्यूजन यानी कि जुड़ना, मेल और फीमेल गैमेट यानी कि नर और मादा युग्मकों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। आई बात समझ में। लेकिन हमें यहाँ किस कॉन्ट्रास्ट में पढ़ना है बेटा, याद रखिएगा, हम लोग पादपों के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देन हम लोगों को यहाँ पर केवल प्लांट्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। निषेचन की खोज सबसे पहले किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने, स्ट्रासबर्गर ने की थी 1884 में। लेकिन पादपों में इसकी खोज का श्रेय बेटा किसको जाता है, लिलियम नामक वैज्ञानिक को। किसको जाता है, लिलियम नामक वैज्ञानिक को। ओके, बिफोर आई विल स्टार्ट, मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक बताता हूं बेटा। हम लोगों ने पढ़ लिया था पॉलिनेशन, सेल्फ और क्रॉस, यानी कि स्वपरागण और परपरागण हम लोगों ने दोनों पढ़ लिए थे। परपरागण में आपने एडेप्टेशन भी पढ़ लिए थे। लेकिन निषेचन के लिए या उससे पहले एक थोड़ा सा एक टॉपिक है छोटा सा, उसे आप लोग बोलते हो असंगता या अनिश्चितता। हालांकि क्वेश्चन जो है वो बहुत कम आते हैं इसके अंदर से, या निश्चितता, ठीक है। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इसका मीनिंग क्या है असंगता और अनिश्चितता का। अगर हम लोग बात करें असंगता, तो इसको बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी। अयोग्यता भी बोला जाता है बेटा इसको। भाई जब कोई भी परागकण, सुनिएगा मेरी बात, जब कोई भी परागकण किसी भी वर्तिकाग्र को भेदने में या फिर परागण की क्रिया करने में या फिर निषेचन करने में अक्षम होता है, अक्षम, यहां पर सक्षम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अक्षम की बात कर रहा हूं, यानी कि वो क्या है, इनकम्पैटिबल है। वो क्या है आप लोगों के, इनकम्पैटिबल है, यानी वो अयोग्य है। तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, असंगता या अनिश्चितता बोलते हैं, ठीक है। ये दो टाइप की होती है। अब मैंने क्या बोला, कोई भी परागकण जब निषेचन नहीं कर सकता, भाई अनिश्चितता, निषेचन करने के योग्य क्या है, नहीं है, देन इट विल बी नोन एज इनकम्पैटिबिलिटी। इसे आप लोग क्या बोलते हो, इनकम्पैटिबिलिटी या फिर असंगता बोलते हो, ठीक है ना। अब ये दो टाइप की हो सकती है, एक तो होती है आपकी अंतराजातीय और एक होती है अंतरजातीय। अंतराजातीय का मीनिंग पता है क्या होता है, अंतराजातीय का मीनिंग होता है बेटा कि जब अब अंतराजातीय, अंतरा मतलब एक ही जाति के बीच, एक ही जाति के बीच। आई बात समझ में बच्चे, शब्दों का खेल है। आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, रटिए मत बिल्कुल भी, मेरा कहने का मेन केवल ये है, चाहे वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, ठीक है ना। रटो मत, वर्ड्स को समझो, वर्ड को समझने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेकंड है अंतरजातीय, अंतरजातीय मतलब दो जातियों के मध्य। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आप हमें शब्द तो सिखा रहे हैं, हम तो हिंदी थोड़ी सीख रहे पढ़ना, इतना तो हमें पता है। लेकिन अब सुनिएगा, अंतराजातीय अनिश्चित है, यानी कि एक ही जाति के जब दो अलग अलग पौधों के या फिर एक ही जाति के जब परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं हो पाते, निषेचन नहीं कर पाते, तो वो क्या कहलाती है, अंतराजातीय। आप लोग लिख भी लीजिएगा, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, इतना कोई हार्ड नहीं बोल रहा हूं मैं इसको, कि अंतराजातीय मतलब जब एक ही या फिर जब परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र को भेदने में या फिर निषेचन करने में अक्षम होते हैं तो उसे बोलते हैं अंतराजातीय। और जब अंतरजातीय का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग जातियों के परागकण जो है वो आपस में निषेचन, परागकण और वर्तिकाग्र जो है निषेचन नहीं कर सकते, तो इसे आप लोग क्या बोलते हैं, अंतरजातीय असंगता, ठीक है। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। हालांकि इससे पहले उनमें से टॉपिक में से क्वेश्चन भी इतने कम आते हैं, इतने ज्यादा नहीं आते, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि इससे पहले है क्या, एक छोटा सा टॉपिक है आप लोगों का निषेचन, तो ठीक है हम लोग बात भी करेंगे, वो साइड मैटर है, वो 4 टॉपिक के ऊपर खेलेगा, चाहे वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है।
नो आई डोंट केयर। ओके, अब पराग स्त्री केसर क्रिया, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पराग स्त्री केसर क्रिया। भाई ये क्या रिएक्शन है, ये क्या भला है भाई, नई नई चीजें सर आप लेके आ रहे हो। आपने बोला तो निषेचन पढ़ाएंगे, हम नहीं खेल रहे। तुम तो ऐसे बोल दोगे सर हम नहीं खेल रहे, आपने बोला था निषेचन पढ़ाओगे, आप तो बड़े चीटिंग करते हो, चीटिंग खोर इंसान हो। नहीं भाई बुक में है तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब पता है क्या है कि जब परागकण इस वर्तिकाग्र पर आकर, ये क्या है वर्तिकाग्र, ये क्या है आपका वर्तिका, और ये वाला इसका क्या होता है बेटा अंडाशय। ठीक है, वर्तिकाग्र और अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या होता है बेटा आप लोगों की बीजांड। अब बात करते हैं हम पराग स्त्री केसर क्रिया की। इसमें पता है क्या होता है, जब परागकण किसी भी वर्तिकाग्र के पास में आते हैं तो उनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, वो कैसे जर्मिनेट होगा, इस क्रिया को आप लोग बोलते हो क्या, पराग स्त्री केसर क्रिया। अब इसके लिए काफी फैक्टर्स होते हैं, काफी कारक होते हैं भाई, जैसे कार्यकी कारक होते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं, कई तरीके के कारण होते हैं। आई बात समझ में। और अगर वो कारक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स दिखा रहे, क्लियर है, या फिर मतलब वो कारक जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, वो बढ़ावा दे रहे क्रिया को, तो परागकणों का अंकुरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। अब बात करें निषेचन की, आई बात समझ में। अब बात करते हैं निषेचन की, ठीक है। निषेचन क्या है, अब काफी बुक के अंदर अलग अलग तर्क आते हैं बेटा, अलग अलग परिभाषाएं आती है। निषेचन क्या है, मैं तो बोलता हूं आप लोगों को केवल ये फॉर्मूला याद रख लो, नर युग्मक। आप लोग तो केवल इतना फॉर्मूला याद रख लो, ये फॉर्मूला अगर याद हो गया ना आप लोगों को तो इन शॉर्ट आप लोग कभी पीछे नहीं रहेंगे। मादा युग्मक और ये क्या बनाते हैं जाइगोट, रटो मत जो भी है। ओके, यानी कि वह जैव रासायनिक क्रिया जिसमें नर व मादा युग्मक का संयुग्मन होता है और उसके फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है। काफी बुक क्या कहती है, वो क्रिया जिसमें दो अगुणित कोशिकाएं, भाई हेटेरोइड सेल है, दो आपस में मिलकर एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करती हैं, या फिर दो अगुणित युग्मक आपस में मिलकर एक द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। वो क्या कहलाती है, निषेचन। अच्छा, आप लोगों को मैं बताऊं, निषेचन को हम लोग नॉर्मली फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, काफी लोग। इसका दूसरा नाम होता है बेटा सिनगेमी। सिन होता है बेटा एडिशन, जुड़ना, ठीक है। गेमी मतलब गैमेट्स का, किसका, गैमेट्स का, यानी कि गैमेट्स का जुड़ना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। सबसे पहले निषेचन की खोज बेटा ई स्ट्रासबर्गर ने 1884 में की थी। कब की थी, 1884 में। याद रखने का है, बिल्कुल की पॉइंट है, ठीक है। अब ठीक है, हम लोगों को पता तो लगे कि ही इज अ फादर ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि निषेचन के जनक है वो, लेकिन प्लांट के केस में बात करें तो प्लांट के केस में इसकी सबसे पहली जो थी खोज वो किसने की थी, लिलियम ने की थी। वो किसने की थी, लिलियम ने की थी। किसने की थी, वो लिलियम ने की थी। आई बात समझ में, क्लियर है। अब बात करते हैं कि इसको हम लोग किन पॉइंट के अंदर पढ़े, तो सबसे पहला आता है परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका की वृद्धि। पहला परागकण का अंकुरण। भाई अंकुरण से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करूं, हम लोगों ने अभी इससे जो पहले वाली वीडियोस थी उनके अंदर हम लोगों ने परागण पढ़ा था। क्या पढ़ा था, परागण। अब वो क्या है, परागकणों का स्थानांतरण। मैं क्यों यहां लिख देता हूं, ताकि आपकी नजर पड़ती रहेगी और आप लोगों को याद आता रहेगा, ठीक है। परागकणों का स्थानांतरण। अब क्या है बेटा, देखिएगा, हमने बोला था कि परागकण के अंदर परागकण जो है वो इस वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाते हैं। आ गए भाई, अब क्या करना है, लो हम तो आ गए, ठीक है ना। अब जैसे ही वर्तिकाग्र के ऊपर आएंगे तो उनका अंकुरण मतलब कि जो परागकण है, मैंने बताया था, अगर आप लोगों को याद हो कि परागकण के अंदर इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है ना। ये होता है उसका बाह्य चोल एक्साइन, और ये होता है उसका इंटाइन अंत्यचोल।
अब अंत्यचूर्ण जो पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर, पैक्टिन से मिलकर बना होता है, और वो क्या है, पराग नलिका का निर्माण करता है। तो सुनिएगा कि पराग कणों से पराग नलिका का निर्माण उनका अंकुरण कहलाता है। आई बात समझ में? यानी पराग कणों से पराग नलिका का निर्माण क्या कहलाता है? पराग कण का अंकुरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पराग कण का अंकुरण। अब भाई मेन क्वेश्चन क्या आता है कि सर परागकण जो है वो यहां पर आकर अंकुरित क्यों होते हैं? ऐसी क्या है? तो इसके लिए बेटा कारक जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से कारक है? वसा, शर्करा, रेजिन, ठीक है ना, जो कहां होते हैं? ये वर्तिकाग्र की सतह है ना बेटा, यहां पर वसा, शर्करा, रेजिन, ये सब क्या है कि वर्तिकाग्र की सतह पर होते हैं, ठीक है ना। अब वर्तिकाग्र की सतह पर उपस्थित है तो ये क्या करेंगे? ये पराग नलिका के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ये क्या करते हैं? पराग नलिका के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अच्छा, अब वही पराग कणों का स्थानांतरण तो हो गया। अब पराग कण से एक शब्द है आपकी बुक में दिया हुआ है या फिर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पराग कण से पराग नलिका निर्माण का समय अंकुरण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? अंकुरण काल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अंकुरण काल। यानी परागकण जो वो कितने देर में अंकुरित हो रहे हैं, कितने देर में उनसे क्या निकल रही है? पराग नलिका निकल रही है, वो क्या कहलाता है? उसका अंकुरण काल कहलाता है। आई बात समझ में? वो क्या कहलाता है? अंकुरण काल कहलाता है। अच्छा, अंकुरण के समय मैंने बताया वही जनन छिद्र में से कौन सा जो लेयर बाहर निकलेगी? इंटाइन बाहर निकलेगी, अंतःचोल बाहर निकलता है और वही पराग नलिका को निर्मित करता है, ठीक है। अब कई बार क्या है, कुछ पौधे जो ऐसे हैं जिनमें एक ही पराग नलिका बनती है, एक पराग नलिका बनती है, ठीक है ना भाई, एक परागकण है वो। अब कुछ पौधों के परागकणों में एक परागकण से एक ही पराग नलिका बनती है तो उसको बोलते हैं एक नलिकीय। ऐसे परागकणों को आप लोग क्या बोलते हो? एक नलिकीय परागकण। क्या बोलते हो आप लोग? एक नलिकीय परागकण। तो क्या लिखोगे इसका आंसर? एक नलिकीय परागकण का मेन की पॉइंट है वो समझा रहा हूं, पेपर में काम आते कि अंकुरण के समय जब जनन छिद्र से केवल एक ही पराग नलिका का निष्कासन होता है, पराग नलिका निकलती है, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो? एक नलिकीय परागकण बोलते हैं, ठीक है। एक नलिकीय परागकण कहा जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर क्या है, काफी परागकणों में से एक से अधिक नलिकाएं भी निकलती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? बहुनलिकीय परागकण कहते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ परागकणों में एक से अधिक नलिकाएं निकलती हैं तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग? बहुनलिकीय परागकण कहा जाता है। उदाहरण इसका आता है बेटा कुकुरबिटेसी और मालवेसी। कुकुरबिटेसी कुल किसका है? हीरे का, हीरा है, हम लोग गर्मी में खाते हैं कुकुरबिटेसी। और मालवेसी बेटा इंपॉर्टेंट है आपका, गुड़हल का फूल है। गुड़हल आप लोगों के प्रैक्टिकल में आता है ये, ठीक है ना। गुड़हल का फूल अगर नहीं देखा हो तो रेड कलर का होता है, इसे चाइनीज रोज बोलते हैं। जैसे चाइना का माल आता है ना बेटा, मोबाइल फोन आते हैं चाइना की, एलईडी आती है, तो बेटा ये चाइनीज रोज, ठीक है। इसका नाम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। बॉटनिकल नेम क्या होता है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है, ओके। अब क्या है कि पराग नलिका की लंबाई किसके ऊपर डिपेंड करती है? याद रखिएगा, मेन क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पराग नलिका की लंबाई जो है बच्चे वो वर्तिकाग्र की लंबाई पर, यानी कि जितनी लंबी वर्तिका होगी ये वाली, ये हिस्सा, उतनी लंबी उसकी पराग नलिका होती है, ठीक है ना। तो मक्के के अंदर अगर हम लोग भुट्टे में बात करें तो 450 mm तक होती है, इसकी इतनी लंबी पराग नलिका बनती है, क्योंकि उसका वर्तिकाग्र बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि पराग नलिका की लंबाई किस पर निर्भर करती है? वर्तिकाग्र पर, ठीक है, किस पर निर्भर करती है? वर्तिका पर, ओके। अब आता है कि पराग नलिका की वृद्धि। अब वृद्धि की बात करें, अंकुरण तो हम लोगों ने पढ़ लिया, वृद्धि मतलब नीचे की तरफ बढ़ना। भाई यहां तक बढ़ गई, यहां बन तो गई, अब ये बढ़ेगी भी तो, ये बढ़ेगी भी तो वृद्धि मतलब कि उसका पराग नलिका का, इन शॉर्ट में अगर बात करूं
तो पराग नलिका का बीजांड तक आना पराग नलिका की वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? पराग नलिका की वृद्धि कहलाता है। पराग नलिका की वृद्धि कहलाता है। ठीक है। अब भाई कुछ पौधे तो ऐसे हैं, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया वृद्धि के अंदर। लिलियम एक पेटेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, लिलियम। और दूसरा पौधा जो है वो क्या है आप लोगों का? राइनीज। अब उनकी वर्तिका जो है वो खोखली होती है वर्तिका उनकी, तो उसमें तो पराग नलिका फटाक से आती है। आई बात समझ में? भाई उनकी पराग नलिका खोखली है, कहीं से भी आ सकती है। लेकिन अब कुछ जो दूसरे पादप है उनकी वर्तिका जो है वो खोखली नहीं होती। भाई उनकी लिलियम की तो खोखली है, तो कहीं से भी आ जाएगी। ठीक है। अब उनकी वर्तिका जो है खोखली नहीं होती। अब यहां पर उनके हार्ड टिश्यूज होते हैं बेटा। ठीक है, कठोर तक होते हैं। तो उस वर्तिका के जो केंद्र बिंदु होता है बेटा, सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु के अंदर पेक्टिन नामक एंजाइम होता है। ठीक है, पेक्टेज होता है, जिससे केंद्र से होकर पराग नलिका नीचे की तरफ वृद्धि करती है। केंद्र से होकर पराग नलिका नीचे की तरफ वृद्धि करती है। अच्छा, अब बात रही, सुनिएगा मेरी बात। भाई केंद्र से तो वृद्धि कर रही है, आप बता रहे हो, तो केंद्र में ये कौन सा एंजाइम है जो इस पराग नलिका की वृद्धि को प्रमोट करता है? पेक्टिनेज। कौन सा एंजाइम है? पेक्टिनेज। क्यों? क्योंकि उसका उत्तक जो है वो पेक्टिन से बना हो। उत्तक और उसकी कोशिकाएं किससे बनी है? पेक्टिन से। पेक्टिनेज क्या करेगा? इस पेक्टिन को तोड़ेगा। पेक्टिनेज क्या करता है? इस पेक्टिन को तोड़ता है। आई बात समझ में बच्चे? अब बात कर रहे हैं आगे एक और, कि पराग नलिका हम लोगों ने बोला यहां बन गई। ठीक है, पराग नलिका बन गई। बनने के बाद पराग नलिका का मूवमेंट भी हो गया भाई, वृद्धि हो गई। ठीक है, अब वृद्धि के समय गति कौन सी होती है वो याद रखिएगा, शायद आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा भी होगा। रसायन अनुवर्तनी गति। रसायनुवर्तनी। ठीक है, कीमोट्रॉपिज्म मूवमेंट होती है। कीमोट्रॉपिज्म मूवमेंट होती है, रसायनुवर्तनी गति कहलाती है। आई बात समझ में? दूसरा टॉपिक आता है आपका पराग नलिका बीजांड में प्रवेश। भाई हमें क्या करना है? हमें तो पराग नलिका को अंदर इंसर्ट कराना है, ऐसी थोड़ी बना के छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे थोड़ी बना के छोड़ देना है। जैसे ही पराग नलिका, अब ये बीजांड लेवल है सर, ये पूरा बीजांड है और अंदर है इसका भ्रूणकोश है। इसको आप लोग भ्रूणकोश लिख लो, जिसमें भ्रूण बनेगा। ठीक है, अब बीजांड के अंदर प्रवेश जो है पराग नलिका कैसे करती है वो सुनना। उसके लिए 3 मेथड होते हैं। एक तो होते हैं बीजांड द्वारी, माइक्रोपाइलर। अधिकांश पौधों में 80% पौधों के अंदर बेटा पराग नलिका जो बीजांड द्वार से ही अंदर की तरफ प्रवेश करती है। समझ में आया? समझ में आया? 80% पौधों में पराग नलिका का प्रवेश किसके थ्रू होता है? बीजांड द्वार के थ्रू ही होता है। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा थोड़ा सा मेरी बात सुनिएगा। कुछ पौधे होते हैं, 5 से 10% पौधों के अंदर पराग नलिका जो है, मैंने बताया था कि जो भ्रूणकोश है, जो बीजांड काय है, ये वाला बीजांड काय ही तो है, यहाँ का बीजांड काय है, तो जिसको आप लोग भ्रूणकोश बोलते हो। ठीक है, तो ये वाला साइड वाला हिस्सा, आई बात समझ में? मैंने रेड बना रखा है। बीजांड काय, हमने बोला था कि बीजांड काय जो अध्यावरणों से घिरा रहता है। तो 5 से 10% पौधों के अंदर जो पराग नलिका है वो किसके थ्रू आती है अंदर? वो आती है आप लोगों के अध्यावरणों के तरफ। और अध्यावरणों के अंदर उदाहरण आता है बेटा कुक्कुर बिट्टा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा जाए किस पौधे में आती है, तो कुक्कुर बिट्टा कुल के पौधों के अंदर आती है। ठीक है, फिर आता है निभागीय। अब निभाग वाला हिस्सा कौन सा होता है? बीजांड द्वार का विपरीत। बीजांड द्वार का विपरीत। अब इस बीजांड द्वार के विपरीत हिस्से के अंदर निभागीय हिस्से से जब पराग नलिका का प्रवेश होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निभागीय प्रवेश। और ये किसमें होता है? कैजुराइना में। पौधा है बेटा कैजुराइना और बिटूला, इन पौधों के अंदर होती है। आई बात समझ में? चलो यहां तक तो हम लोगों ने दो पढ़ लिए। भाई पराग नलिका बन गई है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश हो गया। अब मेन बात तो भ्रूणकोश में प्रवेश करना, वो कैसे करेगी? भ्रूणकोश के अंदर, भ्रूणकोश क्या है कि वो जगह या वो स्थान जहां से पराग नलिका जो है
वो भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है ना। भ्रूणकोश क्या है भाई? जहां पर जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जहां पर जायगोट बनता है, तो सबसे पहले क्या होता है, भ्रूणकोश के अंदर जो पराग नलिका है वो इन सहायक कोशिकाओं के पास में जो फिलीफॉर्म उपकरण है, इस फिलीफॉर्म उपकरण को भेजते हुए अंदर आती है। समझ में आया? याद रखिएगा, कहां से आती है? सहायक कोशिकाओं के अंदर से भ्रूणकोश के अंदर यह किसके थ्रू? फिलीफॉर्म उपकरण को भेजते हुए उसमें प्रवेश करती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? और यह फिलीफॉर्म उपकरण का होता है दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य। क्या होता है फिलीफॉर्म उपकरण? दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य। ठीक है। अब आता है द्विनिषेचन, जो मेन आता है द्विनिषेचन, जिसे आप लोग त्रिक संलयन भी बोलते हैं। काफी बुक के अंदर या फिर आरबीसी की बुक के अंदर बेटा त्रिक संलयन भी दिया गया है। द्विनिषेचन अच्छा, कई बार इसके कॉन्ट्रास्ट में शब्द आता है कि इसकी खोज किसने की थी? एच.सी. नावास्चिन ने। पूरा नाम है एच.सी. नावास्चिन। ठीक है। कब की थी? 1898 के अंदर। द्विनिषेचन का मतलब क्या है? अगर मतलब समझ जाओगे तो रटने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। द्वि, जब निषेचन की क्रिया 2 बार हो रही है, पहली बार। त्रिक मतलब 3। संलयन यानी कि जहां पर तीन जो हैप्लॉइड कोशिकाएं आपस में मिलकर एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर रही हैं। कैसे होगा मैं आप लोगों को बताऊं। अब सुनिएगा मेरी बात। जैसे ही पराग नलिका बनती है, हमें पता है कि पराग नलिका से नरयुग्मक बाहर आएगा, नर केंद्रक बाहर आएगा, और उसके आगे पराग नलिका के पास में कौन सा होता है? कायिक केंद्रक होता है। अब कायिक केंद्रक का काम क्या है? वो एक गाइड की तरह काम करेगा बेटा। वो कैसे करेगा? गाइड की तरह काम करेगा। गाइड मतलब एक दिशा निर्देशक की तरह काम करेगा, पथ प्रदर्शक की तरह काम करेगा। अब जैसे ही कायिक कोशिका आती है, ठीक है, तो कायिक कोशिका के आने के बाद कायिक कोशिका आई, ठीक है, जैसे ही कायिक कोशिका आगे बढ़ती है, ये जो नर केंद्रक है ये कौन सा विभाजन करता है बेटा? समसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है? समसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप 2 केंद्रक बन जाते हैं। जिसके फलस्वरूप कितने केंद्रक बनते हैं? 2 नर केंद्रक बन जाते हैं। आई बात समझ में बच्चे? अब जब ये पराग नलिका अंदर की तरफ आती है, तो जो शुरुआत वाला जो नर केंद्रक है वो यहां आकर जो आपकी अंड कोशिका है, यानी कि पहला जो नर केंद्रक है वो, और अंड कोशिका जो है, अब नर केंद्रक n है, अंड कोशिका आप लोगों को पता है अगुणित है, तो n + n बराबर 2n जाइगोट का, यानी कि द्विगुणित जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी इसे आप लोग प्रथम निषेचन बोलते हैं। पहला निषेचन तो बेटा यहां हो गया। समझ में आया? क्लियर है? लेकिन दूसरे की बात करें, अगर हम लोग दूसरे निषेचन की बात करें, तो दूसरा निषेचन क्या होता है? अब बचा ये वाला, ये क्या करेगा? ये भी इसी रास्ते से होकर आगे की तरफ इस केंद्रक में चला जाता है, ध्रुवीय केंद्रक में या द्वितीयक केंद्रक के पास चला जाता है। ठीक है ना? अतः अब ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों भाई, एक तो है ध्रुवीय केंद्रक और एक है नर केंद्रक। दूसरा वाला भाई, पहला नर केंद्रक तो यहां आ गया, दूसरा नर केंद्रक यहां आ गया। ठीक है, पहली बार निषेचन की क्रिया हो गई, गैमेट्स जुड़ गए, हमें पता है पहली बार गैमेट्स जुड़ गए। अब यहां पर ध्रुवीय केंद्रक और नर केंद्रक जो है वो आपस में मिलकर प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक, याद रखिएगा भ्रूणकोश, मैंने वहां कोश लिखा था, कोश कैसे कमल, और यहां कोश लिख रहा हूं, भ्रूणकोश केंद्रक। अच्छा, भ्रूणकोश का मतलब पता है क्या है? कोश मतलब जहां पर रह रहा है, और कोश पैसे पतंग वाला, कोश का मतलब जो पोषण देगा भ्रूण को। समझ में आया? तो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अभी बताऊंगा एंडोस्पर्म में, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा कहां होती है। हालांकि अभी आइडिया दे देता हूं, आप लोगों ने नारियल का पानी किया है, नारियल का पानी क्या है? एंडोस्पर्म ही तो है बेटा, उसमें फ्री न्यूक्लियस होते हैं। तो ये न्यूक्लियस फ्री रहते हैं हमेशा,
आई बात समझ में। और ये क्या करते हैं, आपस में जुड़कर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का यानी कि पीईएन का या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कर देते हैं। अतः निषेचन की क्रिया कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, द्विनिषेचन। क्या नाम दिया गया, द्विनिषेचन। ठीक है, और भाई 2n ये है और एक n, टोटल कितना जाइगोट बन रहा है, 2n प्लस में n बराबर 3n, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, त्रिकसल्यन। क्या नाम दिया गया, त्रिकसल्यन। क्या नाम दिया गया बेटा, त्रिकसल्यन। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।